यहाँ पे चलो देख लो अगर रिकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोग मिस करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करके कोशिश करूंगा कि वहाँ पे चैनल पे डाल दो यहाँ पे, जिससे कि इन्हीं कारण है जिनका छूटता तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख रहे थे, बस इसका डिफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इफ द मॉलिक्यूल is found identical, if the molecule is found identical when a molecule is rotated around an imaginary axis with a particular angle, if the molecule is found identical in all respect, in all respect, then if the molecule is found identical in all respect, then the imaginary axis, then the imaginary axis corresponding to the angle, corresponding to the angle, then the imaginary axis corresponding to the angle is called axis of symmetry. देखेंगे डिफिनेशन इसका भी, जो भी है एग्जांपल देखें तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज जनरेटेड एज सी एन। डिफिनेशन पे आते हैं, एग्जांपल जब क्लियर होगा तो वहां पे फिर से आते हैं। इट इज डिनोटेड एज, it is denoted as Cn. It is denoted as Cn and also called n-fold axis of symmetry. देख लोगे यहाँ पे 2 मिनट, उसके बाद ये चीजें क्लियर होगा। n-fold axis of symmetry, n-fold axis of symmetry। अब यहाँ पे Cn में जो आ रहा है यहाँ पे, तो n क्या होता है यहाँ पे n जो होता है 360 बाई थीटा। थीटा क्या यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल से रोटेट किया जा रहा है वहां पे, एंगल ऑफ रोटेशन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग देखेंगे वहां पे कि थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 180। तो थीटा का वैल्यू 180 आ गया, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे, किसी एग्जांपल में अगर थीटा का वैल्यू 180 आता है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। एन का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, इसमें क्या बोलेंगे C2। एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। लास्ट पॉइंट क्या था, इट इज यूनाइटेड एज सी एंड आल्सो कॉल्ड एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन क्या होता है 360 बाई थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, जितने एंगल से रोटेट किया जा रहा है मॉलिक्यूल को। डिफिनेशन में था इज रोटेटेड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस इन ऑल रेस्पेक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट जो आ रहा था, इफ मॉलिक्यूल फाउंड इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट वाइज भी वो क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, कर लिए, नोट डाउन कर लिए यहाँ तक। चलो ठीक है, आगे हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं इस पेज पे भी, एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप का आ रहा हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और इस मॉलिक्यूल में देखना है कि थीटा का वैल्यू,
ध्यान से देख लोगे, उसके बाद फिर आगे खुद ट्राई करो वहां पे। थीटा का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, और सी एन फिर क्या रहेगा यहाँ पे। तो और ये क्या है, कोई कंपाउंड हो यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पर भी एक टेबल ड्रॉ कर लोगे। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखो, कंपाउंड, फिर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, एन क्या होगा, सी एन क्या रहेगा। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में चेक करना है, इस मॉलिक्यूल में कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस लेना है, ध्यान से देखना है। और अपने मन से कोई एक इमेजिनरी एक्सिस ले रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको एक्सिस मान लेता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे है। और इस एक्सिस के अलोंग अगर इसको रोटेट कराया जाए, यहाँ पे प्लेन में रोटेट कराओ, यहाँ पे है, जैसे अगर प्लेन में रोटेट कराते हो, इसको कितने एंगल से रोटेट कराए यहाँ पे, जो कि ये कोऑर्डिनेट वाइज भी आइडेंटिकल हो जाए आफ्टर रोटेशन। यहाँ पे ये जो एच सी और सी एच आ रहा है, इसको प्लेन में इसके बीच का एंगल क्या आ रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री, इसके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो सही आंसर है इसमें 180 किया क्या है, इसको 180 पे आ रहा है, तो 180 डिग्री से अगर इस एक्सिस के अलोंग इसको अगर रोटेट करा दे तो यहाँ पे है 180 पे क्या होगा, ये एच इधर आ जाएगा और ये एच अपवर्ड होते हुए इधर आ जाएगा। आफ्टर 180 रोटेशन ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा कोऑर्डिनेट वाइज भी। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 180। तो थीटा वो एंगल है यहाँ पे, थीटा वो एंगल आता है कि जितने एंगल पे रोटेट करने के बाद, जितने डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाए, जैसा स्टार्ट में मॉलिक्यूल था बाद में वैसा ही मॉलिक्यूल दिखे, कोऑर्डिनेट वाइज भी वो आइडेंटिकल हो। तो थीटा का वैल्यू क्या है, 180। इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे 180 डिग्री से, ये एच इधर आ जाए, ये एच इधर आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 180। एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन क्या था यहाँ पे, 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा दैट मीन्स 2, सही है। अब यहाँ पे जो रहेगा सी एन क्या था, तो एन यहाँ पे पुट कर देते हैं C2। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है फर्स्ट एग्जांपल एसिटिलीन, इसमें C2 टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आई रिपीट, यहाँ पे C2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल में जो एसिटिलीन है इसमें C2 टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे है। ये भी लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है यहाँ पे। मैं पीछे लिखा हुआ था यहाँ पे Cn एंड आल्सो कॉल्ड एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन का जो वैल्यू आएगा उतने फोल्ड का एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें उस मॉलिक्यूल में रहता है यहाँ पे। तो एन का वैल्यू 2 है तो C2 बोलो, या फिर क्या बोलोगे, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसमें भी 3-4 एग्जांपल से क्लियर हो पाएगा ये चीजें होता है क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, Cl, H, H और ये Cl आ रहा है इसमें यहाँ पे। इसमें थीटा का वैल्यू बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या लें यहाँ पे, जो कि ये कोऑर्डिनेट वाइज भी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाए, कितने एंगल पे रोटेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाएगा यहाँ पे। एक्सिस अपने मन से कोई भी ले सकते हैं और 3D में सोचना है इसको यहाँ पे। तो सोचो कुछ यहाँ पे अगर कुछ कि कितने एंगल से रोटेट कराए यहाँ पे है जो कि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाए, 90, 180, 120 क्या रहेगा यहाँ पे। चलो बाकी लोग भी बताओ इसमें। 120 नहीं, अब यहाँ पे सोचना है। चलो एक दो एग्जांपल बताता हूँ। 180, 90, 360, मैक्सिमम के 180 आ रहे हैं। देखोगे इसमें 180 वैसे सही है। इसमें करना क्या था, तो मान लो कि इसको एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे, और इस तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े नहीं हो गए, तो वहाँ पे एक सिंबल यूज किया जाता है इस टाइप का क्रॉस करके। पहले तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये तो नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कुछ सिंबल आता है, तो इसका मतलब रहता है कि अगर ये प्लेन में मॉलिक्यूल है तो इसके अपवर्ड परपेंडिकुलरली यहाँ पे एक्सिस माना जा रहा है, और परपेंडिकुलर एक्सिस मानते हुए इसको 3D में कैसे मैं बताऊं, कि इस टाइप का कोई प्लेन है तुम्हारा, अगर
पिक्चर में कुछ क्लियरली दिख पा रहा है यहाँ पे है। इस टाइप का जो प्लेन है, तो अगर हैंड ये प्लेन, हैंड को मैं प्लेन माना तो उसको ऊपर से एक्सिस मानना है इस टाइप से यहाँ पे, और ऊपर से एक्सिस अगर मानना है तो इस टाइप का यहाँ पे तुम लोगों को भी इसी टाइप से सोचना था। और इसी को एक्सिस मानते हुए रोटेट करा दोगे 180 से, तो 180 से जब रोटेट कराओगे यहाँ पे, ये सीएल क्या होगा, इधर आ जाएगा 180 से, और आफ्टर 180 रोटेशन ये सीएल तुम्हें इधर दिखेगा। तो आफ्टर 180 रोटेशन पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल है या फिर रोटेशन वाला मॉलिक्यूल है, और रेस्पेक्ट में सेम हो गया वहां पे, ये सीएल इधर आ जाएगा और ये सीएल इधर आ जाएगा। 90 से रोटेट करोगे, ये जो सीएल है, ये सीएल तुम्हारा इधर तक ही आ पाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर 180 रोटेशन ये कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम हो जाता है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा इसमें, यहाँ पे 180, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इसमें भी C2 टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या है 180। तो वो एंगल उतना लेना है कि वो मॉलिक्यूल क्या हो वहां पे आइडेंटिकल आ जाए। अब कुछ लोगों का आंसर आ रहा था सर 360, तो 360 अगर आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो वैल्यू हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हो, आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ ही जाता है वहां पे। इसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हो आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आएगा ही आएगा वहां पे। और 360 आ गया, दैट मीन्स 360 बाई 360, थीटा का वैल्यू अगर 360 ले रहे हो यहाँ पे, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा, दैट मीन्स C1। तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, उसकी बात ही नहीं करेंगे वहां पे। तो 0 से 360 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे थीटा का वैल्यू मानना है इस केस में, ये याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे भी सोचो कि 360 रोटेट कर देंगे तो भी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाएगा वहां पे, मुझे उसके बीच में ही लेना है। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक बेसिक सा एग्जांपल ये भी है यहाँ पे। इसमें सोचना है कि थीटा का वैल्यू क्या हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस अपने मन से यहाँ पे सोचना था, तो यहाँ पे सोच के बताना है कि एंगल क्या होगा, 90, 180, 60, 120। अपने मन से कोई एक प्लेन ये एक्सिस मान लो यहाँ पे। अब देखो इसको अगर एक्सिस मानते हो यहाँ पे, देख लोगे इसको भी फिर आगे सोचोगे खुद से। अब अगर इसको एक्सिस मानते हो यहाँ पे, इस वाले पार्ट को, और इसी को एक्सिस मानते हो इस टाइप से रोटेट कर दो यहाँ पे। तो जैसे इसको एक्सिस मानते हो इसको रोटेट करते हो यहाँ पे, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है आफ्टर रोटेशन, ये क्या आ जाएगा 180 रोटेट कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर रोटेशन ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये अपवर्ड होते हुए इधर आ जाएगा, और ये डाउनवर्ड होते हुए इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर 180 रोटेशन ये मॉलिक्यूल बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा पहले जैसा मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा 180 आ जाएगा। एक तो ये जब इसको एक्सिस लेंगे यहाँ पे, एक ये आ गया, एक और एक्सिस में, ये तो प्लेन में एक्सिस ले रहे थे यहाँ पे हम लोग। अब एक एक्सिस अगर इसको लिया जाए यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ पे, इसको रहने दो, 180 तो आ ही रहा था। अब एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्रॉस का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बीच में से परपेंडिकुलरली इस टाइप से दिखाया जा रहा है वहां पे। बेसिकली ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ा सा इसमें 3D व्यू देखना रहता है, इसलिए अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो बहुत ज्यादा बेटर हो पाता है ये चैप्टर। बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा इसमें भी ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए यहाँ पे, और थोड़ा सा बस तुम लोगों को 3D में सोचना है। क्रॉस का मतलब क्या है कि ये प्लेन अगर मान लो कि ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एक पेन को रखोगे, और उसी पेन को एक्सिस मानते हुए रोटेट करा दोगे वहां पे, और उस पेन को एक्सिस मानते हुए रोटेट कराओगे यहाँ पे, तो कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो वर्टेक्स है ये इधर आ जाए यहाँ पे, और ये वर्टेक्स इधर आ जाए, और ये वर्टेक्स यहाँ पे आ जाए, तो कितने एंगल से रोटेट करा रहा है यहाँ पे है, थीटा का वैल्यू ये क्या है यहाँ पे 120। सही है सब लोगों के, सही है आयुष के, सब लोगों के सही है, प्रिया के, लोकेता के, सबके सही आ रहे हैं इसमें। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू 120 भी हो सकता है यहाँ पे।
और 120 अगर आ रहा है तो उसका मल्टीपल, दैट मीन्स 240 भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 120 आया तो उसका मल्टीपल जो होगा 240 उसको भी लेना है यहाँ पे, तो 240 भी आ गया। तो थीटा का वैल्यू इसमें 3 है। 180 कौन सा आ रहा था यहाँ पे, जब ये वाला हम लोग एक्सिस रोटेट करा रहे थे यहाँ पे, और 120 में परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे थे यहाँ पे, और उसको परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करा रहे थे, तो 120 आ रहा था, और 120 आएगा 240 अपने आप आएगा इसका मल्टीपल। तो एन का वैल्यू क्या क्या आ रहा है इसमें, तो 120 होगा तो 360 बाय 120 दैट मीन्स 360 बाय 240, 360 बाय 240 ये क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और C3/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट वेट करो बस। चलो देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को वॉइस? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है, और C3/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है यहाँ पे। या कहीं भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसमें थीटा का वैल्यू क्या आ रहा होगा, तो C3 बोलने का मतलब क्या है कि ये 3 कहाँ से आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 360, n का वैल्यू 3 है, तो 360 बाई थीटा आ रहा था यहाँ पे है। या ऐसे भी सोच लो कि 3 यहाँ पे कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 120, तभी ये 3 आ पाएगा। इस टाइप से सोच सकते थे यहाँ पे। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स आफ्टर 120 रोटेशन वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ रहा होगा वहाँ पे। इस टाइप से सोचना, कोई मॉलिक्यूल अगर आ रहा है वहाँ पे। चलो क्लियर है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है, चलो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कुछ याद हो, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो बता पाते हैं। इसको बस ये चेक करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैं और इस टाइप से ले लूँ यहाँ पे। ये क्या है, Cl है, H है, और ये Cl और ये H है यहाँ पे। इसको कितने एंगल से रोटेट कराएं यहाँ पे है, जो कि ये भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आ जाए। इसको एक मिनट खुद से सोचो, 10 सेकंड तुम लोग। अब यहाँ पे सोचना है कि ये जो स्क्वायर आ रहा है वो प्लेन में है, और इसके परपेंडिकुलर दोनों Cl है अपवर्ड और दोनों H डाउनवर्ड है। 180, 90 भी आ रहे हैं कुछ लोगों के, देखते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें अगर 90 मान लो कि ये तुम्हारा एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल है यहाँ पे, इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करो तो ये यहाँ पे आ पाएगा। तो कोऑर्डिनेट वाइज भी अगर सेम रखना है मुझे यहाँ पे है, तो कुछ लोग और आंसर दे रहे हो यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम रखना है। दैट मीन्स ये स्केल अगर यहाँ पे है तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन ये इधर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इस केस में हम लोगों को कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम अगर रखेंगे इस केस में, उसके बाद का देखना यहाँ पे क्या रहेगा। तो अगर 180 से रोटेट करा देते हैं इस केस में, यहाँ पे हम लोग देखना यहाँ पे है, और एक्सिस पहले सेलेक्ट करना है कि एक्सिस क्या हो यहाँ पे। एक्सिस जो होगा हमारा ये परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक पेन रखो और उसी पेन को एक्सिस मान देना वहाँ पे, और उसी पेन को एक्सिस मानते हो। इसको अगर 90 से रोटेट करते ये Cl तो इधर आ जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेट वाइज अगर सेम करने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये Cl को फाइनली इधर आना रहेगा, तभी वो कोऑर्डिनेट वाइज भी सेम हो पाएगा। ये Cl इधर कब आएगा,
जब इसको 180 से रोटेट कराओगे यहाँ पर, मान लो कि एक स्क्वायर का पेपर बना लो तुम लोग, एक डायगोनल पे यहाँ पे सीएल को रखो, उसके सामने वाले वर्टेक्स पे एक और सीएल रखो और उसको प्लेन में ही रोटेट करा दो 180 से, तभी ये सीएल इधर आ पाएगा और ये सीएल इधर आ पाएगा। तो थीटा का वैल्यू इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे 180। 90 पे ये आएगा तो ये सेल इधर आ जाएगा, तो वो ऊपर चला गया, कोऑर्डिनेट वाइज ये सेल इधर नहीं आ पाएगा वहां पे। जैसे 180 आ गया, बाकी तो सब क्लियर है। दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या होगा, 2। दैट मीन्स इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर है? बेसिक सा कोई एग्जांपल आता है तो इस टाइप से सोच सकते हो। और तुम लोगों में जो भी क्वेश्चन आता है बुकलेट में, वो बेसिक क्वेश्चन ही दिया गया है वहां पर। और ज्यादातर क्वेश्चन क्यूएस और क्यूएस का, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का है। नेक्स्ट है इसमें एक और था अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका और भी बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी देखते हैं उसको भी हम लोग, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी। और यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिए होंगे सब लोग। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर्थ वन इसमें, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो जिनका लेक्चर कल का मिसिंग है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो पीओएस और सीओ को तो कम, पीओएस और सीओएस को अच्छे से देखना है क्योंकि वो दोनों का आगे भी यूज आता है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मैं डिफिनेशन नोट कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और साथ में नोट कर लो। अब मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल हैविंग n-fold axis of symmetry, n-fold alternating axis of symmetry, a molecule having n-fold alternating axis of symmetry, axis of symmetry, if when rotated through an angle, देखते हैं इसका डिफिनेशन बस नोट करना, उसके बाद एग्जांपल में ये और क्लियर होगा। थ्रू एन एंगल ऑफ 360 by n, 360 degree by n about this axis, and then followed by reflection, and then followed by reflection, and then followed by reflection in plane perpendicular to the axis, in plane perpendicular to the axis, perpendicular to the axis, the molecule is found identical in all respects, the molecule is found identical in all respects, then it is called alternating axis of symmetry. मैं रेडी भी करता हूँ इसको। A molecule having n-fold alternating axis of symmetry if when rotated through an angle of 360 by n about this axis and then followed by reflection in plane perpendicular to the axis, the molecule is found identical in all respects. बस एक एग्जांपल से देखना है इसका मीनिंग क्या है, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे एक एग्जांपल इस टाइप का हो कि Cl है, यहाँ पे है HO और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो Cl हो। एक पॉइंट और लिख लोगे यहाँ पे, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। इसका जो डिनोटेड होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कैसे डिनोट करते थे हम लोग, Cn से। इट इज डिनोटेड एज Sn. It is denoted as Sn and also called improper axis of symmetry. Improper axis of symmetry. अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। इसका दूसरा नेम क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोनों नाम से जानते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना है कि इस केस में ये मॉलिक्यूल है कोई, अब इसको कुछ एंगल से रोटेट कराया जाए। यहाँ पे कुछ एंगल से अगर रोटेट करा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 180 से रोटेट करा दो इसको। यहाँ पे पहले देख लोगे, उसके बाद जो भी डॉट वो मैं लूंगा यहाँ पे। अब इसको अगर 180 से रोटेट करा दिया जाए, यहाँ पे कैसे रोटेट करा रहा है यहाँ पे है, तो स्क्वायर को प्लेन मानो और एक इस वर्टेक्स पे Cl अपवर्ड है और H डाउनवर्ड। ये Cl डाउनवर्ड है और ये H अपवर्ड है। अब इसको एक्सिस मानते हुए इसको रोटेट करा दो यहाँ पे 180 से। जब इसको एक्सिस मानते हुए रोटेट कराओगे 180 से, यही जो Cl है यहाँ पे, अभी ये Cl जो अभी तुम्हें नीचे दिख रहा है यहाँ पे, या Cl ये जो Cl अपवर्ड था तुम्हें यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखोगे यहाँ पे आफ्टर रोटेशन ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, देख लोगे। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। अब जब इसको रोटेट कराओगे यहाँ पे है, यही जो Cl है यहाँ पे तुम्हारा इधर आएगा और ये H इधर दिखेगा और ये जो Cl है तुम्हारा ऊपर और ये H यहाँ पे आएगा। मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो Cl है यहाँ पे है, इसको प्लेन में ही रोटेट करा दो यहाँ पे। एक्सिस ये है ऊपर से, बट एक्सिस के अबाउट इसको, ये जो प्लेन था एक्स्ट्रा प्लेन में जिसमें कि स्क्वायर रखा गया है, उसको सिर्फ इसको इधर ले आना है और इसको इधर ले आना है यहाँ पे। ये जब Cl इधर आ जाएगा, ये Cl नीचे ही दिखेगा तुम्हें, ये Cl नीचे ही इधर दिखेगा आफ्टर 180 रोटेशन। और ये Cl अपवर्ड है, ये प्लेन में रोटेट का, ये Cl इधर आ जाएगा तुम्हारा आफ्टर 180 रोटेशन, इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे। अब क्या करना है, ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है अभी भी ऑल एस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये Cl अपवर्ड था। अब क्या करो, यहाँ पे एक मिरर लगाना है, देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जो एक्सिस का जो एक्सिस माने हुए थे उसी को वहां पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस था यहाँ पे है, और उसके नीचे यहाँ पे एक मिरर लगाना था। अब इसका मिरर इमेज ले लोगे यहाँ पे, और जैसे इसका मिरर इमेज लोगे, खुद से ट्राई करो इसका मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पे इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से तुम्हें दिख रहा होगा। ये जो Cl है, इस Cl का मिरर इमेज कहाँ पे दिखेगा, नीचे, ये ऊपर ही रहेगा यहाँ पे Cl, और ये H इस मिरर से दूर है, दैट मीन्स ये H नीचे तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। और ये जो Cl है यहाँ पे तुम्हें, ये Cl अपवर्ड है, ऊपर है, ये Cl तुम्हें दूर दिखेगा इस मिरर से यहाँ पे, और ये H नजदीक है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखेगा। आफ्टर मिरर इमेज जब इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, अब ये जो थर्ड मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल बोल लो। आफ्टर रोटेशन ये आ गया था 180, और जब इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये थर्ड आ गया। अब देखना कि वन और थर्ड कहीं से कोई डिफरेंस पता चल रहा है क्या। वन और थर्ड बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे वहां पर कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा थर्ड है। इसमें भी ClH जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है कि पहले कुछ एंगल से रोटेट कर रहे हैं और आफ्टर रोटेशन उसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे, दैट मीन्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे Sn आ रहा था, यहाँ पे n अभी भी क्या आ गया यहाँ पे है 360/180 रहा था यहाँ पर, वो भी सेम है वहां पे। इस केस में क्या रहता है 360/थीटा, तो 360/180 दैट मीन्स n का वैल्यू 2। इसमें हम लोग बोलेंगे यहाँ पे
S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, तो पहले 180 से रोटेट कर रहे हैं, यही थीटा का वैल्यू रहता है, तो n से यहाँ पे ले लेते हैं इस केस में, n क्या होता है 360/180, तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या होता है Sn, दैट मीन्स इसमें S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें क्या होगा S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो सिंपली रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद अगर आइडेंटिकल आ रहा है तो फिर वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है उसमें। इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बस तुम लोगों के बुकलेट में इसलिए मैंने इसका नेम बताया यहाँ पे, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। बाकी एक टर्म अगर ऐसा आता है तो इसको सोच सकते हो इस टाइप से भाई, बाकी कभी भी क्वेश्चन तुम लोगों में ऐसा नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं, ये तुम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या रहा था मेनली यूएस वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थोड़ा बहुत आ जाता है, ये कभी नहीं आएगा तुम लोगों में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिया होगा, बस इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से ध्यान से देखोगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो यहाँ से ही आता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे पहले वो देखेंगे यहाँ पे इन वेज डैश प्रोजेक्शन, इन वेज डैश प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कुछ हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इजेड कॉन्फ़िगरेशन, और इजेड कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था वहां पे क्या था, प्रायोरिटी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, सीनियरिटी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, और प्रायोरिटी कौन सा ग्रुप सीनियर है कौन सा ग्रुप जूनियर है उसको डिसाइड करेंगे, एक रूल था, कौन सा रूल था वहां पे, CIP. CIP rule. सही है सीआईपी सेकेंड रूल, और मैंने वहां पे बताया भी था कि वही रूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी अप्लीकेबल रहेगा, जब भी हम यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, किसी कायरल सेंटर के अबाउट, जो भी कायरल कार्बन होगा या कायरल सेंटर बोल लो यहाँ पे, वो क्या होगा उसके अबाउट निकालेंगे किसका कॉन्फ़िगरेशन आर है किसका एस है, तो वो देखेंगे, इसके लिए भी रूल है कुछ यहाँ पे। यहाँ पे बस ये याद रखना है कि जो रूल इजेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए अप्लीकेबल था सीआईपी सीक्वेंस रूल, यहाँ पर भी अप्लीकेबल रहेगा सीआईपी सीक्वेंस रूल। चलो मैं इसका रूल जो है एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू ही मैं रूल भी बताता जाऊंगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सबसे पहले किस में देखना था, वेज डाइस में। यहाँ पे एक आ रहा है CuH, ध्यान से देखना है, CH3HOH, एक वेज है और एक डाइस है और दो नॉर्मल लाइन है, और इसका मीनिंग भी माइंड में क्लियर हो। नॉर्मल लाइन का मतलब क्या होता है, वो प्लेन में ही है। वेज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और डैश का मतलब क्या रहता है, डाउनवर्ड। ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये एबव द प्लेन बोल लो इसको, और ये क्या रहेगा इसमें बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे ये कार्बन कैसा आ रहा है, कायरल कार्बन आ रहा है, क्योंकि इससे फोर डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिथाइल, एक अल्कोहल और एक हाइड्रोजन। अब इस कायरल सेंटर का मुझे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आर और एस में, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि आर और एस का मीनिंग क्या, तो मैं बताता हूँ आगे इसका फुल फॉर्म क्या आता है आर और एस का। तो सबसे पहला काम यहाँ पे रहता है, इसका जो फर्स्ट रूल है यहाँ पे, रूल 1, फर्स्टली वी डिसाइड, फर्स्टली वी डिसाइड, तुम लोग एक एग्जांपल ये साइड में लिख लोगे, बाकी ये रूल कुछ लिखना है। फर्स्टली वी डिसाइड द, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कोई मॉलिक्यूल दे दिया
एग्जाम पूछा इसका कन्फिग्रेशन क्या है। तो फर्स्टली वी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ 4 atoms or group, 4 atoms or group, 4 atoms or groups according to CIP sequence rule. According to CIP sequence rule. तो पहला काम क्या होगा, इस कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे, या 4 एटम जो भी होगा, उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना है। कैसे डिसाइड करें? अकॉर्डिंग टू CIP सेक्वेंस रूल। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे इस चारों ग्रुप में सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? COOH। नहीं, ध्यान से बताना यहाँ पे। OH। OH मैंने बताया हुआ था रूल। फर्स्ट ही क्या था यहाँ पे, मुझे जो भी ग्रुप है उसके फर्स्ट एटम को देखना है। ओवरऑल इसका हम लोग मोलिकुलर वेट या एटॉमिक नंबर नहीं चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एटम है वो क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या था, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट एटम अगर हाई एटॉमिक नंबर का है ये सीनियर होगा, तो ये हमारा सीनियर है, ये 1 हो गया। सेकंड कौन सा होगा? अब बताओ। COH। COH। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही है बिल्कुल, ये सेकंड आ गया, क्योंकि कार्बन और यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये सेकंड हो जाएगा COH। CH3 थर्ड हो जाता, और हाइड्रोजन क्या रहेगा यहाँ पे, फोर्थ। यहाँ पे CIP सेक्वेंस हम लोग पढ़ रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रायोरिटी डिसाइड कर लिए। अब रूल 2 पे आता है। यहाँ पे रूल 2 में ये कहता है यहाँ पे, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if lowest priority group present on dice position बोलने का मतलब क्या है, बिलो द प्लेन है वो, प्रेजेंट ऑन डाइस पोजिशन, देन ऑल राइट, इफ नॉट, देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, देन bring the least priority group, the lowest priority group at dice position by 2 TWO by 2 by 2 by 2 और even simultaneous exchange, रूल 2 क्या था, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन डाइस पोजिशन देन ऑल राइट, इफ नॉट देन ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if not then bring the lowest priority group at dice position by 2 or even simultaneous exchange। यहाँ पे क्या, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। इस केस में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हाइड्रोजन, वो डाइस पोजिशन पे है यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं करना, ऑल राइट तक यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है। अब रूल 3 पे आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में इसका भी मीनिंग समझेंगे कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अब रूल 3 पे आएंगे, देखते हैं ये लार्ज हो गया अपने आप, इसका कुछ देख लोगे यहाँ पे और क्लियर दिखेगा यहाँ पे।
अब रूल थर्ड में आता है, देन लास्ट में, लास्टली वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट टू स्टेप लिख लोगे, फर्स्ट टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप भाया सेकेंड। देख लोगे ध्यान से, फर्स्ट टू थर्ड, इसका मतलब क्या था ब्रैकेट में, भाया सेकेंड। लास्टली, लास्ट में क्या करते हैं, वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, 1 से 3 मूव करना है भाया सेकेंड। एंड इफ दिस मूवमेंट इज एंड इफ दिस मूवमेंट इज clockwise clockwise then configuration is R, then configuration is R। बिल्कुल मैं सबका एग्जांपल बताता हूँ, अभी देख लोगे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसी एग्जांपल का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है फाइनली। तो लास्ट बस एक मिनट देख लो यहाँ पे, लास्ट में क्या करता हूँ, वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बाय सेकेंड, इफ दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, खुद से सुन के लिख भी लोगे। एंड इफ दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इफ दिस मूवमेंट इज, एक मिनट में आता हूँ इस पेज पे, अभी नेक्स्ट पेज पे लेकर के इसको कंप्लीट करता हूँ सेंटेंस को। एंड इफ दिस मूवमेंट इज, if this movement is anti-clockwise then configuration is S। यहाँ पे S जो होता है, यहाँ पे S का मतलब होता है सिनिस्टर, ये भी ग्रीक वर्ड है। और इसका यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है दैट मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस। और यहाँ पे जो आर आर आता, आर का जो फुल फॉर्म होता है रेक्टस, RECTUS, रेक्टस। रेक्टस का मीनिंग क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे, अब तीन ही रूल है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखना यहाँ पे हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि रूल 1 के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है, रूल सेकंड पे आ जाता है कि रूल सेकंड क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, डाइस पोजिशन पे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। दैट मीन्स ऑल राइट है। अब कुछ भी यहाँ तक ही पॉइंट आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधे रूल थर्ड पे आ जाएंगे। तो रूल थर्ड में क्या बोलता है, मुझे 1 से 3 मूव करना है, तो 1 से 3 मूव करना है, बट यहाँ से इधर मूव नहीं कर जाएंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 से 3 मूव करेंगे भाया सेकेंड, तो 1 से 3 मूव करेंगे भाया सेकेंड, इस टाइप से। तो 1 से 3 जाना है, सेकेंड होकर के जाना है। अब ये कैसा मूवमेंट आ रहा है इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और जैसे एंटी क्लॉकवाइज आ गया दैट मीन्स इस कैरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। क्लियर, और भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 2-3 और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या रहेगा, सही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया यहाँ पे, एस। क्लियर है तुम लोगों का यहाँ पे। अब ये है, और एग्जांपल में लेता हूँ, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो, यहाँ पे नोट कर लो रूल को। तो एक मिनट टाइम है, यहाँ पे प्रॉपर नोट कर लो अभी। और बाकी बहुत ही आसान सा है ये। पहले क्या करेंगे, नोट डाउन भी तुम लोग करते रहो साथ में, कि CIP सेकेंड रूल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग
प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे, कौन सा ग्रुप सीनियर है कौन सा जूनियर, 1 2 3 4 कर लेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पोजीशन में तब तो ऑल राइट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे थर्ड रूल पे आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वहां पे हम लोग ये रूल थर्ड पे जैसे आते हैं तो फिर 1 से 3 मूव कर जाएंगे, और ये मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन आर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन एस। तो इसको जल्दी से नोट करो, 2 एग्जाम्पल और देखना यहाँ पे, तभी ये कुछ और क्लियर हो पाएगा। चलिए नोट कर लिया होगा तुम लोग यहाँ पे। ये एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो पहले ये बताओ। ये तो क्लियर है सबको। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रूल 2 को और अच्छे से हम लोग समझ पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आता है, फिर इस पेज पे भी मैं आता हूँ अभी दोबारा से। एक एग्जाम्पल और देखना है यहाँ पर। CHO NH2 OH और यहाँ पे H आ रहा हो तुम्हारा। अब इसमें इस कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है यहाँ पे कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो चारों ग्रुप है CHO OH H और NH2 उसका प्रायोरिटी डिसाइड करना यूजिंग CIP सीक्वेंस रूल। तो सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा हो जाएगा बताओ। OH OH क्लियर है, सही है सब लोगों का OH। सेकंड सीनियर कौन सा होगा, NH2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन है, ठीक है कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, बट पहला क्या है कार्बन, तो थर्ड ये हो जाएगा और ये फोर्थ है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो रूल 1 से प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे देखने जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डाइस पोजीशन पे है या नहीं है, बिलो द प्लेन है या नहीं है, वो इस केस में नहीं आ पा रहा है। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको एक्सचेंज करके लाएंगे। यहाँ पे देख लो एक मिनट यहाँ पे पहले, तो पहले क्या करेंगे कि ये जो H और OH है इसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ मुझे इस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को डाइस पे लाना है। इसको जैसे यहाँ पे लाएंगे हम लोग, ये H यहाँ पे आ गया और ये OH इधर आ जाएगा। बट अभी ये कितना एक्सचेंज हुआ है, एक ही एक्सचेंज हुआ है, इस H को इधर लाए OH को यहाँ पे लाए, एक एक्सचेंज। बट रूल क्या था अपना, इफ नॉट, अगर वो डाइस कोई, इफ नॉट का मतलब क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो डाइस पे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, देन ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डाइस पोजीशन। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डाइस पोजीशन पे लाते हैं बाय 2 और इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज। तो जब भी करेंगे तो हम लोग 2 एक्सचेंज करेंगे, 2 या फिर 4, हमेशा इवन एक्सचेंज करते हैं, 2 2 4 6 8, बट उतना करने की जरूरत नहीं, हमेशा क्या करना है 2 एक्सचेंज करेंगे हम लोग। 2 एक्सचेंज का मतलब क्या है, इसको तो आपस में एक्सचेंज किया ही H और OH को, जो रिमेनिंग 2 ग्रुप है उसको भी आपस में एक्सचेंज कर देना है। दैट मीन्स NH2 को इधर ले आना है यहाँ पे, और इसको फिर इधर ले आएंगे यहाँ पे CHO को। सेकेंड रूल कुछ क्लियर हो रहा है कि 2 एक्सचेंज करने का मतलब क्या था, कि मुझे पर्पस क्या है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जो हाइड्रोजन है यहाँ पे उसको इधर लाना है डाइस पे, H को इधर लाए OH को यहाँ पे लाए, और ये NH2 और ये CHO इसको भी आपस में एक्सचेंज कर देना है, तभी ये 2 एक्सचेंज होगा। एक एक्सचेंज ये हो गया और एक एक्सचेंज ये हो जाएगा। अब प्रायोरिटी तो वही है हमेशा, अभी जो CIP सेकंड रूल से मैंने डिसाइड किया था 1
2 3 4। बट जो मेरा पर्पस था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अब कहाँ पे आ गया, डाइस पे। अब रूल 3 पे आ जाएंगे। तो रूल 3 पे क्या था, अब मुझे मूव कर जाना है, 1 से 3 जाना है। और 1 से 3 जाएंगे, वो कैसे जाएंगे वहां पे हम लोग, 2 से एंटी क्लॉकवाइज। मूव करते हैं 1 से 3, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका कन्फिगरेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, एस। एंटी क्लॉकवाइज सिनिस्टर है इसका, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, सिनिस्टर। इंग्लिश में मीनिंग क्या है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या आ जाता है यहाँ पे, कन्फिगरेशन। इसका भी एस लिखेंगे और इसका भी क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके मैंने लाया यहाँ पे। इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस। क्लियर है कुछ यहाँ पे, देख लोगे, अभी टाइम हुआ है, बस 2 मिनट एक एग्जाम्पल और देख लोगे यहाँ पे, और उसको खुद से ट्राई करो, और भी ये चीजें क्लियर हो जाएगा सबका। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे खुद से ट्राई करना है सब लोगों को। CHO CH2OH, OH, और यहाँ पे आ रहा तुम्हारा H। इसमें बताना है किसका कन्फिगरेशन क्या आ रहा है, इसमें खुद से ट्राई करके बताओ। इसमें 30 सेकंड टाइम लो और इसका कन्फिगरेशन सोच के बताना क्या रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या, प्रायोरिटी डिसाइड करना, उतना काम तो करो पहले। तो सबसे सीनियर कौन सा, OH। सेकंड सीनियर कौन सा रहेगा, CHO या CH2OH। H2 CHO या CH2OH, बताओ, कोई बताओ। तो देखते हैं, OH CH2O। CH2OH नहीं, देखना मैंने क्लास में बताया हुआ था कि CHO और CH2OH। तो CHO जो आ रहा है तो कैसा कंपाउंड आ गया, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप है बेसिकली वो। और जब भी डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे 5 बॉन्डेड सिस्टम है, इसका पहले हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे। जाकर के रिवाइज करो एक बार CIP सेक्वेंस में। और जब ये सेम एग्जांपल मैंने कराया हुआ है CHO और CH2OH में। और जब इसका हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाओगे, ये ग्रुप सीनियर हो जाता है यहाँ पे CH2OH से, ये सेकंड हो जाएगा तुम्हारा, और ये थर्ड। ये क्लास नोट्स में कराया गया, एक बार जाकर के देखने में होता है। क्योंकि जब इसका हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाओगे, उसके बाद कंपेयर करते हैं, तो दैट मीन्स ये सीनियर आता है और ये जूनियर हो जाएगा, और ये फोर्थ। अब सोच के बताओ अब इसका कन्फिगरेशन क्या आ रहा है, अब तो सब बता सकते हो आर या एस में क्या है। बट इसमें अब एक एक्सचेंज करना तो काम बाकी है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डाइस पे लाना है, उसको डाइस पे लाओ और उसके बाद बताओ क्या आ रहा है। चलो सब लोगों के आर आ रहा है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे, अब तो क्लियर है, अब तो सबका आ रहा होगा यहाँ पे। सी क्या करना था, एच को इधर ले आओगे, यहाँ पे एच को ले आओ, यहाँ पे एच ओ एच। और जो रिमेनिंग 2 ग्रुप है इसको भी आपस में एक्सचेंज करना है, तभी तो 2 एक्सचेंज होगा। इसको तो हम लोग एक्सचेंज कर ही रहे हैं जिससे कि ये डाइस पे आ जाए, लेकिन जो रिमेनिंग 2 ग्रुप है उसको भी आपस में एक्सचेंज कर देना है। ऊपर क्या आ जाता है यहाँ पे, CH2OH, और ये आ जाता है यहाँ पे CHO। प्रायोरिटी तो वही हमारा, वो चेंज नहीं हुआ है अभी। ये क्या था, 1 2 3 4। अब क्या करना था, 1 से 3 मूव करना था वाया सेकेंड। 1 से 3 मूव करेंगे वाया सेकेंड, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, और मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज आ रहा है दैट मीन्स कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कन्फिगरेशन आर। इसका आर आ रहा है दैट मीन्स इसका भी क्या यहाँ पे आर। सही है, सब लोगों का सही आ रहा था इसमें आर।
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? कल और भी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे, बट ये तो 2-3 एग्जांपल जो मैंने बता दिया आर और एस का, ये क्लियर होना चाहिए सबको। और एक बार बस सीआईपी सेकेंड शेड्यूल को रिवाइज कर लोगे। उनको दिक्कत है, वीडियो भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, लेक्चर थर्ड में शायद सीआईपी सेकेंड शेड्यूल मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर जा करके देख लोगे। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। वैसे होमवर्क में डिस्कस करना था, तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, अगर सिटी अनलॉक होता है तो अगर कुछ हार्ड पे मिल पाता है तो ठीक है, बट तुम लोग एक रेडी रहोगे कि लास्ट लेक्चर जो है तुम्हारा जो होमवर्क है, अब एक होमवर्क और मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे एक पीडीएफ उसका जो है, अगर वो पॉसिबल होगा तो भेजता हूँ, बाकी नहीं तो फिर रेजो सर ऐप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात हुई थी कल पाठक सर से, सर बोल रहे थे कि बच्चे वहीं से सर कर लेते हैं रेजो सर ऐप से ही। बाकी मेरे पास अगर ये रहता तो मैं स्कैन करके भेज भी देता, बाकी तुम लोग वहीं से करो। चलो ठीक है, बाकी तुम लोगों का होमवर्क, होमवर्क में तुम्हारा एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में सेक्शन सी में कायरल कार्बन होगा और प्रोजेक्शन फार्मूला होगा, तो सेक्शन सी भी कर लोगे रेजो सर ऐप से। और सेक्शन डी में कुछ आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें अगर जो कर पाओगे तो करोगे, नहीं तो कुछ छोड़ दोगे, तो कुछ और एग्जांपल बाकी है अभी इसमें। और एक तुम्हें उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री करके होगा, जिसमें कि कुछ एग्जांपल दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन है 3-4, उसको भी कर लोगे। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जिसमें कि पीओएस और सीओएस निकालना होगा, और एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक सेक्शन सी में कायरल कार्बन काउंट करना है, ये भी कर लोगे। क्योंकि संडे को अगर टेस्ट होता है तुम्हारा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो रहेगा ही अच्छे से, और कायरल सेंटर वगैरह काउंट करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। बाकी संडे को टेस्ट होगा तो बताया जाएगा ग्रुप पे, अपडेट आज या कल तक में अपडेट कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर और नेक्स्ट दूसरे तीसरा प्रोजेक्शन भी हम लोग देख पाएंगे वहाँ पर। चलो ठीक है, सेशन में अभी एंड करता हूँ, फिर कुछ डाउट हो आज के लेक्चर में तो बता सकते हो। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास भी है।